जय हिंद। तो चलिए हम राजनीति विज्ञान शुरू करते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान क्या है, नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर होता है, तो ये सारी चीजें आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे। क्योंकि पूरा सिलेबस जब पढ़ लेंगे तो आप इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे कि राजनीति की परिभाषा क्या है, नागरिक शास्त्र की परिभाषा क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, ये सब पढ़ने नहीं पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज की परिभाषा क्या होती है कि जो उस चीज का या उस कॉन्सेप्ट का जो विस्तार होता है उसी को संक्षेप में लिख दिया जाता है। तो हम पहले विस्तार करते हैं फिर संक्षेप पर आते हैं, ठीक। तो इसलिए राजनीति विज्ञान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते हुए केवल इतना ही हम बताएंगे कि राजनीति का सीधा सीधा संबंध राज्य और सरकार से है। और यही दो चीजें आपके सिलेबस में भी है। पहले पार्ट में राज्य है और दूसरे पार्ट में सरकार और संविधान है। राज्य पहले लेक्चर में बताया था कि राज्य के अंतर्गत कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के कार्य क्या हैं, कितने प्रकार के राज्य होते हैं, लोकतांत्रिक राज्य, अधिनायकवादी राज्य, समाजवादी राज्य। फिर ये राज्य नागरिकों को क्या देता है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है इतना। सेकंड पार्ट का जो आपका सिलेबस है वो सरकार और संविधान है। इतना सिलेबस है। तो बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं है इसका, थियरी का, पॉलिटिकल साइंस का। तो जैसा कि हमने बताया कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार से है, और गार्नर कहते भी हैं राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है। राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो सवाल उठता है कि राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, ठीक। अब ये स्टेट शब्द कहां से आया? स्टेट शब्द देखिए, स्टेट शब्द ये ट्यूटेनिक भाषा के स्टेट से बना है। ट्यूटेनिक भाषा, ट्यूटोनिक भाषा के स्टेट सबसे, स्टेट्स शब्द से आया, ठीक, शब्द से। तो ये हो गया कि राज्य राज्य किस भाषा का शब्द है, स्टेट किस भाषा का शब्द है, ये पूछा जाता है। अब देखिए, राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, इस चीज को बताने के लिए हम ये कहेंगे कि प्राचीन काल में राज्य हुआ करता था, आधुनिक काल में भी राज्य है। तो प्राचीन काल में राज्य को क्या कहते थे, मध्यकाल में क्या कहते थे, आधुनिक काल में क्या कहते हैं? तो प्राचीन काल में राज्य, प्राचीन काल में राज्य, प्राचीन काल में राज्य जो है ये क्या कहा जाता था? इसे पोलिस कहा जाता था। पोलिस, राज्य को पोलिस कहा जाता था, ठीक। दूसरी चीज, ये पोलिस क्या था? यूनान में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उन राज्यों को नगर राज्य कहा जाता था। इसी नगर राज्य को पोलिस कहा जाता था।
हाँ, पोलिस क्या है था? ये यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगर राज्य थे, ठीक, नगर राज्य। अब दूसरी चीज देखें, मध्यकाल में राज्य, मध्यकाल में राज्य, मध्यकाल में राज्य ये क्या कहा जाता था? इसको सिविटास कहा जाता था। मध्यकाल में राज्य को सिविटास कहा जाता था, सिविटास, ठीक। अब देखिए आधुनिक काल में राज्य, आधुनिक काल में राज्य, आधुनिक काल में राज्य ये राष्ट्र राज्य कहलाता है। ये ध्यान देना है, राष्ट्र राज्य। तो आधुनिक काल में राज्य को राष्ट्र राज्य कहा जाता है, नेशन स्टेट कहा जाता है। राष्ट्र राज्य का मतलब क्या है कि देखिए पहले जब राजा और प्रजा हुआ करते थे तो जनता में देशभक्ति, देश प्रेम की कोई भावना नहीं थी, एका की कोई भावना नहीं थी। लेकिन आज क्या है, आधुनिक काल में क्या हुआ कि जनता में एका की भावना पैदा हुई, मेरा गांव मेरा देश की भावना पैदा हुई। पहले ये था कोई निरप हो हमें कहानी चेर छोड़ी ना हो इबरानी, है कोई भी राजा हो, जनता यही कहती थी कोई भी राजा हो हमसे क्या मतलब है, तब भी दास थे, अभी दास रहेंगे। तो ये भावना थी। लेकिन आज ऐसी भावना नहीं है जनता में। आज जनता में ये भावना है मेरा गांव मेरा देश की भावना, देशभक्ति की भावना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बाउंड्री में अगर कोई परिंदा पर मारता है तो उसके पर को तोड़ देंगे, समझ रहे? ये जज्बा है। तो किसी बड़े भूगोल के प्रति जो हमारे अंदर एका की भावना होती है उसी को हम राष्ट्र कहते हैं और राज्य शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। तो राष्ट्र भावना का प्रतीक है और राज्य शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यदि कोई परिंदा पर मारता है तो उसका पर काट देंगे। जो पर काटने वाली बात है वो कौन काटेगा? राज्य। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पर मारने पर क्यों काटेंगे? क्योंकि यह मेरा देश है, मेरा गांव है, मेरा गांव मेरा देश, ठीक है। तो ये राष्ट्र राज्य कहा जाता है आधुनिक राज्य को। राज्य शब्द का राष्ट्र राज्य कहा जाता है आधुनिक काल में, ठीक। अब राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग, राज्य शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसने किया? ये राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने, मैकियावेली ने किया। मैकियावेली, इसकी एक पुस्तक है प्रिंस, ये प्रिंस इसकी पुस्तक है, प्रिंस का मतलब राजा, इसी पुस्तक में किया, ठीक है। मैकियावेली ने ही पहली बार धर्म और राजनीति को अलग किया, इसीलिए इसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। आधुनिक शब्द का मतलब धर्मनिरपेक्षता से है। मध्यकाल में सब कुछ धर्म से आच्छादित था। जब राजनीति को धर्म से मुक्त कराया गया तो आधुनिक राजनीति, कला को धर्म से मुक्त कराया गया तो आधुनिक कला, ठीक। तो धर्मनिरपेक्ष कला, धर्मनिरपेक्ष राजनीति, धर्मनिरपेक्ष साहित्य आधुनिक कला, आधुनिक साहित्य, आधुनिक राजनीति है। तो मैकियावेली ने क्या किया? धर्म को राजनीति से अलग किया, इसलिए आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। ये आधुनिक
राजनीति का पिता, आधुनिक राजनीति का पिता कहलाता है। और वैसे राजनीति का पिता किसे कहा जाता है? राजनीति का पिता अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति का पिता कौन है? अरस्तु। पिता अरस्तु है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। आपसे पूछा जाए राजनीति का पिता कौन है तो अरस्तु है। आधुनिक राजनीति का पिता कौन है? मैकियावेली है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैकियावेली ने ही राजनीति को राजनीति को धर्म से मुक्त कराया। ठीक। और राज्य शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने। अब आइए राज्य के तत्व। तो देखिए, राज्य के 4 तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो अब राज्य का तत्व पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि राज्य एक अमूर्त धारणा है, कहीं दिखाई नहीं देता। जैसे भारत एक राज्य है तो भारत कहां दिखाई दे रहा है? भारत में क्या दिखाई दे रहा है कि भारत में क्या दिखाई दे रहा है? जनसंख्या दिखाई दे रही है, मतलब जनता दिखाई दे रही है। तो 130 करोड़ जनता है। भूभाग दिखाई दे रहा है, वह 130 करोड़ जनता कहां रह रही है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भूभाग पर रह रही है। वह जनसंख्या किसी सरकार द्वारा निर्देशित है, मोदी सरकार द्वारा निर्देशित है। और भारत के पास शक्ति है, भारत की इजाजत के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता, उसी शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। तो राज्य के ये 4 तत्व हैं, इन्हीं चारों तत्वों के माध्यम से ही राज्य को समझा जा सकता है, वरना राज्य तो एक अमूर्त अवधारणा है। तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता के माध्यम से राज्य को समझ सकते हैं। तो देखिए, जनसंख्या दिखाई दे रही है, भूभाग दिखाई दे रहा है, सरकार दिखाई दे रही है, और जो दिखाई देता है उसे राज्य का शरीर कहते हैं। संप्रभुता, शक्ति नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए यह राज्य की आत्मा है। इसके बिना राज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य का मतलब ही होता है शक्ति। राज्य का मतलब होता है कि वह शक्ति जिसकी इजाजत के बगैर उसकी बाउंड्री में एक पत्ता भी ना हिल पाए। ठीक। तो इन चारों तत्वों को समझते हैं। पहला तत्व जो है वो जनसंख्या है। जनसंख्या, पहला तत्व जनसंख्या है। तो जो जनसंख्या है, आज तो बड़े बड़े राज्य हैं, तो चाहे जितनी राज्य की जनसंख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन जैसे देश भी हैं, नौरू जैसे देश भी हैं, तो जनसंख्या चाहे जितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्राचीन काल में यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, तो लोग इकट्ठा होते और अपने लिए कानून बनाते, तो वहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था। ठीक। तो इसलिए प्राचीन विचारकों ने जनसंख्या का निर्धारण किया कि इससे ज्यादा जनसंख्या ना हो, उतनी जनसंख्या हो जो इकट्ठा हो सके एक जगह। तो जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, ये किसने कहा? प्लेटो ने। राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, ये प्लेटो ने कहा। उतनी होनी चाहिए, उतनी जितने का राज्य पोषण कर सके, राज्य पोषण कर सके, पोषण कर सके, और जितने राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो, राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। ठीक।
जितने राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। ये बात किसने कही? ये बात कही थी अरस्तु ने। ये बात किसने कही थी? अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा राज्य की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितने का राज्य भरण पोषण कर सके और जितनी राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। अगला तत्व है, एक और विचारक हैं 10,000। वो कहते हैं राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। इस विचारक का नाम है रूसो। तो ये सारे विचारक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करते हैं, इसलिए ये राज्य की जनसंख्या को निर्धारित करते हैं। लेकिन आज चूंकि जनता अपने विधायक और सांसद चुनकर अपना शासन करती है, तो चाहे जितनी जनसंख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सवाल पूछा जाता है, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। अरस्तु के अनुसार कितनी होनी चाहिए? उतनी जितने का राज्य पोषण कर सके और जो राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, पर्याप्त हो। अब अगली चीज है भूभाग। अगला चीज है भूभाग। भूभाग देखिए, भूभाग का मतलब यह है कि जल, थल और नभ की वह सीमा जिस पर राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब जल, थल और नभ की वह सीमा जिस पर राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करे। तो जल, थल और नभ की वह सीमा, नभ की सीमा जिस पर राज्य संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर सके, संप्रभु शक्ति का प्रयोग करे, शक्ति का प्रयोग करे। ठीक, तो जल, थल और नभ की वह सीमा जिस पर राज्य संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर सके, ये भूभाग कहलाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा तटीय क्षेत्रों में भूभाग कितना होता है कि राज्य एक 12 नॉटिकल मील की सीमा होती है, एक 24 नॉटिकल मील की सीमा होती है और एक 200 नॉटिकल मील की सीमा होती है किसी राज्य की तटीय सीमा। तो 12 नॉटिकल मील की सीमा में राज्य की इजाजत के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। 24 नॉटिकल मील की सीमा में राज्य झाड़ू बहारू कर सकता है और 200 नॉटिकल मील की सीमा में अपने आर्थिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। तो इस तरह सीमा, जल की सीमा का निर्धारण होता है, थल की सीमा का निर्धारण होता है और नभ की सीमा का भी निर्धारण होता है कि अगर हमारे जमीन के ऊपर कोई जहाज उड़ रहा है बिना सूचना के तो हम उसको निशाना बना सकते हैं। तो ये भूभाग हो गया। 3 विचारक ऐसे हैं, 3 विचारक हैं और लेकिन मुख्य रूप से 3 हैं, सीले, दुग्बी और बिलोबी भूभाग को राज्य का तत्व नहीं मानते। भूभाग को राज्य का तत्व नहीं मानते, राज्य का तत्व नहीं मानते। ठीक, तत्व नहीं मानते, नहीं मानते, ये क्लियर। राज्य का तत्व नहीं मानते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीले, दुग्बी और बिलोबी भूभाग को राज्य का तत्व नहीं मानते। अब अगली चीज आते हैं भूभाग के बाद सरकार के बारे में बताते हैं। सरकार क्या होती है?
तीसरी सरकार। सरकार क्या है? राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र। तो जो राज्य की इच्छा को मूर्त करे, राज्य तो अमूर्त है, तो जो राज्य की इच्छा को मूर्त करे वही सरकार है। अब मोदी सरकार का कोई फैसला किसका फैसला है? भारत सरकार का फैसला है ना। मोदी सरकार का कोई फैसला भारत का फैसला है और भारत राज्य है। तो एक तरह सरकार क्या है? राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र। राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र। इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र। व्यक्त करने वाला यंत्र। यंत्र है, ठीक है। और सरकार मूर्त होती है, राज्य मूर्त। तो राज्य अमूर्त, सरकार मूर्त। राज्य अमूर्त, अमूर्त, सरकार मूर्त। सरकार दिखाई पड़ रही है, सरकार मूर्त, ठीक। अब देखिए मोटे तौर पर सरकार के प्रकार क्या है? एक व्यक्ति की सरकार रहती है तो राजतंत्रीय सरकार, कुछ धनी लोगों की सरकार, कुलीन लोगों की सरकार रहती है तो कुलीन तंत्रीय सरकार, सबकी सरकार है तो प्रजातंत्रीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। तो मोटे तौर पर सरकार तीन प्रकार की होती है। राजतंत्रीय सरकार, ये प्राचीन काल में हुआ करती थी। किस्सा कहानी आप सुनते थे, एक था राजा एक थी रानी। मध्यकाल में कुलीन तंत्रीय सरकार आ गई, जो जमींदारी व्यवस्था थी वो कुलीन तंत्रीय सरकार है। और आधुनिक काल में देखिए प्रजातांत्रिक सरकार है। इसके अलावा सरकार का वर्गीकरण किया जाता है संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार। तो ये सब सरकार वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, यहां बताने की जरूरत नहीं है। अगली चीज देखिए संप्रभुता, सॉवरेंटी। संप्रभुता या सॉवरेंटी, शब्दावली देखिए। संप्रभुता, प्रभु का मतलब जो सर्वशक्तिमान हो, जो आंतरिक और बाह्य मामलों में अपने किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार न करे। प्रभु का मतलब भगवान। उस लोक का प्रभु कौन है? भगवान, जिसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन इस लोक का प्रभु कौन है? राज्य है, जिसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो संप्रभु का मतलब सर्वोच्च शक्ति। ये एक चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका मतलब संप्रभु का मतलब सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति उसी को कहा जाएगा जो आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त हो, ये सर्वोच्च शक्ति है। दूसरा, या इसको हम कह रहे हैं सर्वोच्च इच्छा। तो भारत की इच्छा सर्वोच्च इच्छा है कि नहीं? सर्वोच्च इच्छा, भारत जो कहेगा वही होगा। इसको हम सर्वोच्च इच्छा कह सकते हैं या सर्वोच्च शक्ति कह सकते हैं। जिसकी शक्ति सर्वोच्च शक्ति है, जिसकी इच्छा सर्वोच्च शक्ति है, तो उसका आदेश भी सर्वोच्च आदेश होगा या सर्वोच्च आदेश है, सर्वोच्च आदेश। तो संप्रभुता को हम क्या कह सकते हैं? संप्रभुता को सर्वोच्च आदेश कह सकते हैं, सर्वोच्च शक्ति कह सकते हैं, सर्वोच्च इच्छा कह सकते हैं। समझ गए? तो इसकी इजाजत के बगैर भारत की बाउंड्री में परिंदा पर नहीं मार सकता। समझ गए? कुल मिलाकर मालिकपन वाली स्थिति है। मालिक कौन होता है? जिसके पास सर्वोच्च शक्ति हो, जिसका आदेश सर्वोच्च आदेश हो, जिसकी इच्छा सर्वोच्च इच्छा हो, उसकी इच्छा उसके आदेश का कोई उल्लंघन ना कर पाए। तो इसका मतलब क्या है?
कि अगर जनसंख्या भूभाग सरकार तीनों है लेकिन संप्रभुता नहीं है तो राज्य को राज्य नहीं कहा जाएगा, राज्य को राज्य नहीं कहा जाएगा। इसलिए संप्रभुता को क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा कहा जाता है। कि जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या थी कि नहीं थी, भूभाग था कि नहीं था, सरकार थी कि नहीं, अंग्रेज सरकार थी, लेकिन क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता ब्रिटेन के पास गिरवी पड़ी थी। और संप्रभुता का मतलब हमने बताया था मालिक होना, और मालिक आदेश देता है। मालिक के आदेश का कौन पालन करता है? गुलाम। तो उस समय ब्रिटेन हमको सर्वोच्च आदेश देता था, ब्रिटेन की इच्छा सर्वोच्च इच्छा थी, हमें उसके आदेश, उसकी इच्छा का पालन करना पड़ता था। तो इसलिए हम गुलाम कहलाते थे और ब्रिटेन मालिक कहलाता था। तो हम परतंत्र थे, स्वतंत्र राज्य नहीं थे, हम गुलाम थे। तो राज्य बनने के लिए चारों तत्व तो जरूरी हैं, लेकिन 3 तत्व मौजूद होने के बावजूद भी अगर संप्रभुता नहीं है तो उस राज्य को राज्य नहीं कहा जाएगा। तो संप्रभुता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व, संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है? इसके बिना राज्य राज्य नहीं, इसके अभाव में राज्य राज्य नहीं, अभाव में राज्य राज्य नहीं, राज्य राज्य नहीं, राज्य नहीं। ठीक, जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले, 1947 के पहले भारत को राज्य राज्य नहीं कहा जा, भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता था। ठीक, तो भारत को संप्रभुता कब हासिल हुई? 15 अगस्त 1947 को हासिल हुई। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भी भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न नहीं बना। ये 26 जनवरी 1950 को तब बना जब इसने अपना संविधान लागू किया। क्योंकि अब क्या हो गया? संविधान जनता ने बनाया तो संविधान का आदेश ही सर्वोच्च आदेश होगा। अब भारत के लोग सर्वोच्च आदेश देने में सक्षम हो गए हैं। भारत के लोगों की इच्छा ही सर्वोच्च इच्छा हो गई। तब भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणतंत्र कहलाया। समझ गए? तो किसी राज्य को राज्य वास्तव में कौन बनाता है? संप्रभुता बनाती है। और संप्रभुता का मतलब मालिक होना। और जो संप्रभु होगा वही स्वतंत्र होगा। भाई संप्रभु होंगे, आपके पास संप्रभु शक्ति होगी तभी आदेश दे पाएंगे, तभी आप स्वतंत्र होंगे। और अगर सर्वोच्च शक्ति नहीं होगी तो सर्वोच्च आदेश नहीं दे पाएंगे, तब तो आप दूसरे के आदेश का पालन करेंगे, तब कहां स्वतंत्र हुए? तब तो गुलाम हुए। तो स्वतंत्र राज्य वही कहलाएगा जो जिसके पास सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता हो। इसी तरह वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होगा, उसे ही स्वतंत्र कहा जाएगा जो अपने शरीर और मस्तिष्क का मालिक हो। कि अगर हम स्वयं या निर्धारित नहीं कर पाते कि हम अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो हम वास्तव में स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, स्वतंत्र मनुष्य नहीं है, हम गुलाम हैं। अगर हम क्या है, आंख मूंद कर या किसी के डर से
उसके आदेश का पालन कर रहे हैं तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है? तब तो हम दास हैं, गुलाम हैं। अनुच्छेद 23 यही तो कहता है कि अगर हमारी सहमति के बगैर हमसे कोई काम लिया जा रहा है तो इसका मतलब हम क्या हैं? दास हैं, बंधुआ हैं, हम मनुष्य नहीं हैं। तो मनुष्य होने की शर्त यही है, संप्रभु होना, अर्थात अपने शरीर और मस्तिष्क का मालिक होना। ठीक है, तो स्वतंत्र मनुष्य और स्वतंत्र राज्य का मतलब समझ गए होंगे कि दोनों स्वतंत्र तभी कहलाएंगे जब उनके पास संप्रभु शक्ति हो। ठीक, तो इस तरह से आपने राज्य के तत्वों में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता को देखा। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाएगा, यही राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इन चारों तत्वों के आधार पर अब हम राज्य को परिभाषित करते हैं और इसी परिभाषा के साथ आज का वीडियो समाप्त भी होगा। तो परिभाषा हम देखते हैं। हाँ, देखिए, राज्य की परिभाषाओं में पहली परिभाषा अरस्तु की है। ये कह रहे हैं राज्य परिवारों और ग्रामों का समुदाय है जिसका विकास आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है। तो इस परिभाषा को याद करने के लिए आत्मनिर्भर शब्द पर ध्यान दीजिए। किसी भी परिभाषा में आत्मनिर्भर शब्द हो, समझ लीजिए अरस्तु की परिभाषा है, परिवारों और ग्रामों का समुदाय जिसका विकास आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है। अरस्तु आगे भी कहते हैं सुंदर जीवन के लिए राज्य की आवश्यकता बनी रहेगी। तो जिस भी परिभाषा में आत्मनिर्भर शब्द हो, समझ लीजिए अरस्तु की है। वुडरो विल्सन कहते हैं निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जनता ही राज्य है। कि मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जनता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जनता जो कानून के द्वारा संगठित है। अगर कोई विशृंखल होता है, कोई अराजकता फैलाता है तो कानून उसको संगठित कर देगा, कानून उसको अपने दायरे में लाएगा। ठीक, तो निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जनता ही राज्य है, ये वुडरो विल्सन कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा गार्नर देते हैं, क्योंकि गार्नर की परिभाषा में राज्य के सभी तत्व शामिल हैं। जैसे ये कहते हैं राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है, जनसंख्या आ गई, जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, भूभाग आ गया, जो एक सरकार के द्वारा नियंत्रित है, तो सरकार भी आ गई, जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हों। आज्ञा का पालन का मतलब संप्रभुता आ गई। तो गार्नर की परिभाषा में राज्य के चारों तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसलिए गार्नर की परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। तो यहां भी आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जिसमें राज्य के चारों तत्व हों, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, संप्रभुता, तो समझ लीजिए गार्नर की परिभाषा है। ट्राइटिस्के कहते हैं कि राज्य शक्ति है, राज्य शक्ति है। हमने बताया है राज्य का मतलब शक्ति, जिसकी इजाजत के बगैर एक निश्चित बाउंड्री में परिंदा पर नहीं मार सकता। ये बात जितने शक्ति के समर्थक होंगे, जैसे मैकियावेली भी कहता है, मैकियावेली भी कहता है। ओपेनहीमर कहते हैं राज्य एक वर्ग व्यवस्था है, एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के लिए राज्य का निर्माण करता है। ऐसी बातें मार्क्स भी कहते हैं, आगे बताएंगे। तो ओपेनहीमर की परिभाषा यही है, राज्य एक वर्ग व्यवस्था है। ठीक, तो ये राज्य की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हुई।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार राज्य क्या है, कुछ विचारधाराएं बताएंगे। तो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।